नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे से जुड़ी है। दरअसल पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इसके अलावा 5 के पंच में आगे खबरों में बात करेंगे एनसीईआरटी के एक किताब के चैप्टर की, जिस पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 5 के पंच की तीसरी खबर शंकराचार्य से जुड़ी है, जहां 2 बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा 5 के पंच की चौथी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक सवाल की है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने सरपंच और पंच के कम मानदेय का मुद्दा उठा दिया है। इसके अलावा 5 के पंच की 5वीं खबर सीएम साय से जुड़ी है, जिन्होंने विधानसभा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। तो 5 के पंच की ये 5 बड़ी खबरें, प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा, एनसीईआरटी की किताब का एक चैप्टर विवाद, शंकराचार्य का मामला हो, या इसके अलावा कांग्रेस विधायक ने जो मुद्दा उठाया है पंच सरपंचों का, उस पर भी बात करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5 खबरों को एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री इजरायल के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच कई समझौते हुए हैं और कई अहम बैठकें हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 दिवसीय इजरायल का दौरा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू पहुंची, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और आज दूसरे दिन वे यरूशलेम के होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वॉशेम पहुंचे, जहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग से मिले। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल के दिलों में भारतीयों के प्रति गहरा लगाव है। मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की द्विपक्षीय बैठक शुरू हुई और इस बैठक में कई अहम समझौते किए गए। दरअसल आज दूसरे दिन ये बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा सहयोग, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर सुरक्षा, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के समझौते हुए हैं। मोदी बुधवार को 2 दिन के इजरायल दौरे पर पहुंचे थे। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इजरायली संसद किनेसेट को भी संबोधित किया। उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो इजरायल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और यहां पर भारत और इजरायल की जो दोस्ती है उसकी एक अहम तस्वीर देखने को मिली। मध्य पूर्व में भारत इजरायल की ये दोस्ती बेहद खास है। नेतन्याहू से प्रधानमंत्री मोदी की जो बॉन्डिंग थी वो साफ नजर आ रही थी। इजरायली संसद को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। इस दौरान आतंकवाद का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिस तरीके से 7 अक्टूबर का जो इजराइल पर हमास ने हमला किया, उसकी भी उन्होंने भर्त्सना की। इसके अलावा मुंबई अटैक को भी उन्होंने याद किया। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के माहिरीन डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनिया जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर देखिए, इजरायल दौरा है, समझौते हो रहे हैं, ये भारत के हित में है, लेकिन जो अभी वक्त चल रहा है, सिचुएशन मध्य पूर्व में चल रहा है, उसमें पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम है। ईरान की घेराबंदी अमेरिका कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देश हैं जो कह चुके हैं कि हम अमेरिका को अपना हवाई क्षेत्र नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। और उस परिस्थिति में इजरायल का दौरा करना प्रधानमंत्री मोदी का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हमारे रिश्ते को और खुलकर जो है दुनिया के सामने ला रहा है? और क्या मध्य पूर्व के कई सहयोगी नाराज हो सकते हैं क्या? नदीम जी, देखिए, दुनिया में आपकी जो स्वीकार्यता है या आपकी बादशाही है, या यूं कहिए कि आपको दुनिया इसलिए याद करेगी
कि आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, आप अपने देश को कैसे जब यथार्थवाद होता है उस दौर में आप अपने देश को कैसे लाभ दिलवा पाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की जो इजराइल यात्रा है वो ऐसे समय पे हो रही है, निश्चित तौर पर बहुत कठिन समय है, लेकिन यह भी दिलचस्प है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो घटना हुई थी, जो इजराइल पर हमास का हमला था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का दौरा किया था। उसके बाद संभवतः पहले राष्ट्राध्यक्ष है प्रधानमंत्री मोदी जो इजराइल गए हैं और उन्होंने वहां पर जाकर न केवल इजराइल और भारत की दोस्ती के बारे में बात की, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों के बहुत ऐतिहासिक संबंध हैं और इस संबंधों को अब हमको साझेदारी तक ले जाना है। देखिए, आप भारत की और इजराइल की चुनौतियां बेहद समान है, क्योंकि हमको भी जूझना है उन्हीं समस्याओं से जिन समस्याओं से इजराइल जूझ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत के जो मध्य पूर्व की नजर है, लेकिन भारत ने वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का यदि आपने भाषण सुना हो, ध्यान दिया हो इजरायली संसद में, उन्होंने कहा मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ओमान और यूएई का नाम लिया। स्पष्ट है कि यदि इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी यूएई और ओमान का नाम लेते हैं तो इजराइल को भी यह संदेश है कि हम मध्य पूर्व के अन्य देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, इजराइल से ठीक है सर कि हम संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है ना कि जब हम कहते हैं आई स्टैंड विथ इजराइल, तो दूसरा सवाल यह बन जाता है कि हम ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश भी करते हैं लाखों करोड़ रुपए, तो क्या वो भी दांव पे लगता है? क्योंकि इजराइल तो चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान को नुकसान हो, उस पर अमेरिका हमला करे, उसका जो न्यूक्लियर एबिलिटी जो बन रही थी उसको खत्म करे। तो क्या ईरान जो हमारा सहयोगी था उसे जो हम और दूर जा रहे हैं? देखिए, आप यदि राष्ट्र हितों को लेकर ईरान और इजराइल का यदि कंपैरिजन करें तो आपको कहीं न कहीं ये नजर आएगा कि इजराइल हमारे लिए ज्यादा मुफीद नजर आता है, क्योंकि जो ईरान है वो 1965 में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था उस युद्ध में, 1971 में भी वह जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और आज भी वह कभी खुलकर जब भी ओआईसी में या अन्य मुस्लिम मंचों पर जब बात होती, जब फिलिस्तीन और कश्मीर को की तुलना की जाती है, तो कभी भी ईरान ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया कि दोनों जगहों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वहीं पर आप इजराइल को देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया का वाहिद मुल्क था इजराइल जो भारत के साथ खड़ा था। अब आप देखिएगा कि रक्षा सौदों को लेकर या आयरन डोम को लेकर जिस समझौते की ओर भारत और इजराइल बढ़ रहे हैं, तो हमको अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। यदि हम साझा तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं और रक्षा क्षेत्र में इजराइल के अत्याधुनिक हथियारों की हमको जरूरत है, तो निश्चित तौर पर चाबहार की जो चिंता है वो सही है। जो लोग सोचते हैं चाबहार को लेकर वो सही सोचते हैं, लेकिन यह भी तो सच है नदीम जी कि जब तक ईरान में शांति हो नहीं जाती, जब तक खामनेई की कट्टरता वहां पर खत्म नहीं हो जाती, तब तक ईरान प्रतिबंधित रहेगा। और यदि ईरान पर प्रतिबंध लगे और भारत उसके परिणाम भोगे, तो मुझे लगता है राष्ट्र हित में ये ठीक नहीं है। इस कारण से यथार्थवादी यही नीति कहती है कि आप इजराइल के करीब होइए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सही रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन इजराइल को लेकर के तमाम तरीके के और भी सवाल हैं जिस पर जो है चर्चा हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी, और इस पर चर्चा करने के लिए। तो इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज जो है कई अहम समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर हुए हैं, बातचीत हुई है। इजराइल और भारत के रिश्ते और ऊंचाई पर जाए, इसके लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर, उसी समय यह एहसास हो गया था कि भारत और इजराइल के रिश्ते पीएम मोदी के इस दौरे पर और बेहतर होने वाले हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात दूसरी खबर की करते हैं। दूसरी खबर एनसीईआरटी की एक चैप्टर को लेकर के है। दरअसल इस चैप्टर को
इस कदर से सीरियस लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, जुडिशियल करप्शन, इसी को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, यह जुडिशरी को बदनाम करने की एक गहरी सोची समझी साजिश समझी लगती है। बेंच ने कहा कि एनसीईआरटी के आधिकारिक कम्युनिकेशन में माफी का एक भी शब्द नहीं है, बल्कि उसमें इस सामग्री को सही ठहराने की कोशिश की गई है। सीजीआई ने कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान करना उनका कर्तव्य है और इस मामले में जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। वहीं क्लास 8 की सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन विवाद पर एनसीईआरटी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। एनसीईआरटी ने कहा कि वे जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं। किताब में गलती अनजाने में हुई है और एनसीईआरटी को उस चैप्टर में गलत मटेरियल शामिल करने का अफसोस है। एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की एक नई टेक्स्ट बुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले और जजों की भारी कमी जुडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौती में शामिल है। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने किताब की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि विवादित चैप्टर को फिर से लिखा जाएगा। तो न्यायिक भ्रष्टाचार का विषय और इससे जुड़ा एक चैप्टर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज सुनवाई की, वहीं एनसीईआरटी ने जब इस पूरे मामले को देखा, इसके बाद से कोर्ट में पहुंची और तुरंत बिना शर्त माफी मांग ली। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें जिम्मेदारों पर उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, यानी कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त है, कार्रवाई करने की तैयारी में है। एनसीईआरटी की किताब पर यह कोहराम मचा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद का संज्ञान लिया और अब जाकर के इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है। हालांकि एनसीईआरटी ने इस पूरे मामले में माफी मांग ली। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, देखिए, चैप्टर में आना एनसीईआरटी की बुक में ये कोई आसान काम होता नहीं। कई जगहों पर जांच पड़ताल के बाद ही इसे शामिल किया जाता है। सवाल यह है कि आखिर गलती कहां हुई है, शिक्षा मंत्रालय क्या कुछ कह रहा है और आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि कोर्ट इस पूरे मामले में सख्ती से पेश आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो वो तय तक जाएंगे कि आखिरकार ये जो पूरा चैप्टर है वो किस तरीके से है। और इसी को लेकर हमने देखा कि जो नोटिस है वो भी जो है सर्व किए गए। शिक्षा सचिव की बात की जाए, फिर अन्य की बात की जाए, और जो सीजीआई है जो सूर्यकांत, वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर सख्त देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उनका भी बयान इस मामले पर निकलकर सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो जो है खेद प्रकट करते हैं। जो भी हुआ है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और व्यक्तिगत तौर पर वो सरकार की ओर से जो माफी है वो भी मांगते हुए जो है नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज कोर्ट में भी चूंकि माफी मांगी गई थी, माफी के बावजूद जो सीजीआई सूर्यकांत है उन्होंने जो है सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जो है जारी किया है। और उनका ये कहना है कि अभी इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो न्यायपालिका पर से जो विश्वास है लोगों का और कमजोर होता हुआ नजर आ गया। ऐसे में अब 11 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तो उसमें और जो सख्त फैसले हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार कई ऐसे जो मामले हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें ताजा मामला जो वो एनसीईआरटी की बुक का है, जहां पर 8वीं की कक्षा में जो चैप्टर था उसका विवाद जो है अब पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त रुख जो है वो सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। स्पर्श, लेकिन देखिए, शिक्षा मंत्रालय जो है हाल ही में यूजीसी को लेकर भी जमकर फजीहत हुई थी, विरोध प्रदर्शन हुए थे, और अब जो मामला आया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीरियस ले लिया है। तो शिक्षा मंत्रालय के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं क्या?
देखिए बिल्कुल एक के बाद एक जो मामले हैं वो शिक्षा मंत्रालय के लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। यूजीसी पर हमने देखा कि देश भर में जब ये फैसला लिया गया तो जो बवाल है वो देखने को मिलता नजर आया था, प्रदर्शन भी होते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरीके से ये एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉल्यूम 2 उसमें जब ये पूरा चैप्टर देखने को मिलता नजर आया और उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी ये मामले पर स्वतः संज्ञान लिया गया था, ये भी देखने वाली बात है। यानी सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर बिल्कुल स्वतः संज्ञान लिया है और कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की करते हैं। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार घिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है। बुधवार को पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया था। इसके बाद रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई। अब इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर बुधवार देर रात धमकी भरा मैसेज आया। लिखा था, वाराणसी की कचहरी को बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। ये भी जान लीजिए कि फिलहाल प्रयागराज पुलिस 4 दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए है और कभी भी पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये जो पूरा मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जिन बच्चों के मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, उनका मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुका है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। टीएन मिश्रा, देखिए ये कह सकते हैं कि यौन उत्पीड़न मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद घिर रहे हैं, बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। अब आगे किस तरीके से शंकराचार्य का पक्ष बढ़ रहा है और दूसरी ओर पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करने वाली है? टीएन मिश्रा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और चलिए तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये पूरा मामला है जिसमें मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। दो बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक उन बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है। यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ पुलिस पूरे मामले में आगे कैसे कार्रवाई करती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये भी खबर है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है अग्रिम जमानत के लिए भी। वो और उनकी जो लीगल टीम है वो भी काम कर रही है। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले से पूरे विवादों में घिरे थे जब वो स्नान करने के लिए पहुंचे थे संगम पर। इस दौरान विवाद हुआ, यूपी पुलिस के साथ विवाद हुआ था और कई दिनों तक उन्होंने धरना दिया था। हालांकि ये पूरा मामला उस दौरान खत्म हो गया था, वो वाराणसी को चले गए थे। लेकिन जब वाराणसी पहुंचे तो इसके बाद से इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई और कहा गया था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले में यौन शोषण किया है। वो हाईकोर्ट पहुंचे और अब केस दर्ज किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर मध्य प्रदेश से है। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचों और सरपंचों की जो अब तक के सवाल अनजान कर दिए जाते थे वो अब विधानसभा में पूछे जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि उनके मानदेय को लेकर के सवाल उठा है। बजट सत्र के दौरान सरपंचों और पंचों के समय पर मानदेय न मिलने का मुद्दा उठा है। श्योपुर जिले के विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने विधानसभा में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल से पूछा कि सरपंचों और पंचों को कितना मानदेय दिया जा रहा है। विधायक ने सदन में कहा कि मैं विधायक बनने के पहले 2 साल तक सरपंच था, मुझे सिर्फ 4 महीने का मानदेय मिला है। इस पर पंचायत मंत्री ने कहा कि मैं इस मामले की जांच कराऊंगा कि ऐसा कैसे हो गया कि सरपंच का समय पर मानदेय नहीं मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में सरपंच को 4,250 रुपए और वार्ड पंच को मात्र 200 रुपए मानदेय दिया जाता है। क्या इतने कम मानदेय में सरपंच या वार्ड पंच अपनी आजीविका चला सकते हैं? इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब में बताया कि सरपंचों को वर्तमान में 4,250 रुपए प्रतिमाह, पंच को 300 रुपए
प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम 1800 रुपए वार्षिक दिए जाने की प्रावधान है। और चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सागर कछेरा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। सागर जी, देखिए ये बेहद अहम सवाल है। पंच सरपंच इसको कहते हैं कि वो सरकारें हैं जो दिल्ली और भोपाल के कामों को जमीनी स्तर तक पहुंचाती हैं। देखिए उनका मानदेय 200 रुपए 300 रुपए दे रहे हैं, हम उन्हें 4000 रुपए दे रहे हैं। और अब जाकर के पूरा मामला जब विधानसभा में उठा तो सामने आया। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रहलाद पटेल जी ने इस विषय पर स्पष्ट किया है कि पंच और सरपंच इनका जो कार्य होता है वो समाज सेवा के लिए होता है। इनका जो चुनाव होता है वो भी स्वेच्छा से समाज सेवा सांसद भी करते हैं सर। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत। सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब समाज सेवा ही करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्योंकि जब हमारा ध्येय समाज सेवा हो तो उसके ऊपर में जो भी मानदेय है वो मैटर करता ही नहीं तो है। सर मानदेय का एक पैरामीटर होता है ना। 200 रुपए पे कोई महीने दिन काम करेगा? किसी सरपंच से हम 200 रुपए में महीने दिन काम करा रहे हैं? देखिए, मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम समाज सेवा करने के लिए आते हैं तो समाज सेवा मुझे लगता है पैसों को देखकर नहीं करी जाती है। जहां पर मानदेय कैलकुलेशन में आ जाए वहां सेवा भाव। समाज सेवा की बात आप करें, सरपंच ही सीखे सिर्फ समाज सेवा की बुनियादी सवाल समझ, और बाकी लोग नहीं समझेंगे, सांसद नहीं समझेंगे। चलिए हमारे साथ अंबिका शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप भी तो इतने सालों से सरकार में रहे, 200 रुपए से 200 रुपए ही है, बढ़ाया नहीं गया। बताइए क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि सरपंच पंच तो समाज सेवा करते हैं। देखिए, समाज सेवा तो जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो सरपंच हो या विधायक हो या सांसद हो, सभी समाज सेवा करते हैं। इसके बावजूद भी मानदेय की व्यवस्था है, तो आपके माननीय विधायक को भी वेतन मिलती है, मानदेय मिलता है, सांसद को भी मिलता है, मंत्रीगण को भी मिलता है। अब सरपंच के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये अपने जो इनके ऐसो आराम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अपने बंगलों की साज सज्जा पर, अपने शाही जीवन जीने के ऊपर ये जनता का पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो केवल सरपंच जनता का पैसा करोड़ों रुपए आपकी भी सरकारों में खर्च होती थी। कमलनाथ भी तो मुख्यमंत्री थे, उनके समय भी तो नहीं बढ़ा था। अब पंच सरपंचों की बात आती है तो हम लोग समाज सेवा के ज्ञान देने लगते हैं। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा, अंबिका शर्मा, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर छत्तीसगढ़ में हो रहे बजट सत्र को लेकर के है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से इसमें सदन में चर्चा किया जा रहा है और तमाम पक्ष विपक्ष के विधायक चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बात जो है, चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिंडिकेट 5 साल तक जनता को लूटता रहा। उनका खेल धरती के ऊपर भी था और धरती के नीचे भी। कांग्रेस ने कोयला का काला खेल खेला, नकली होलोग्राम लगाकर नकली शराब बेची, प्रदेश के सट्टे के लिए बदनाम किया, यहां तक कि स्वामी आत्मानंद के नाम से आरंभ किए गए स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विकास और कांग्रेस विनाश की बात करती है। पिछली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट सरकार के रूप में काम करती रही, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कई दोषियों को जेल पहुंचाया है। तो बजट सत्र में जब आज मुख्यमंत्री बोले तो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार जो रही उस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस का सिंडिकेट 5 सालों तक जनता को लूटता रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में शराब घोटाला किया गया, कोयला घोटाला किया गया। कांग्रेस का खेल धरती के ऊपर से लेकर धरती के नीचे तक भी था। और फिलहाल इसी के साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।